दोस्तों, गिरीश कर्नाड का एक नाटक है तुगलक। और जब तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाता है तो वहाँ पर उसको एक रात एक नौजवान सिपाही जो है दीवार पर मिलता है। उस सिपाही से पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है? तो सिपाही बोलता है कि मेरी उम्र 19 साल है। तुगलक उससे बोलता है कि बड़ी ख्वाबों भरी उम्र है। ये उम्र जो होती है बड़ी ख्वाब भरी उम्र होती है और ये ख्वाब जो है आपकी जिंदगी बुनियाद आगे बढ़ाते हैं। हम सब ख्वाबों के साथ यहाँ पर हैं और हमारे अपने ख्वाब हैं, हमारी आंखों में सपने हैं। हम लोग सोचते हैं, हमारे घर वाले हमारे बारे में सोचते हैं और बचपन से हम सपने लेकर बढ़ते हैं। लेकिन किसी का पैसा कमाना मकसद होता है, किसी का अच्छा नाम कमाना मकसद होता है, किसी का बेहतर सोसाइटी होता है। तो अगर हम अपने ख्वाब को अपने आसपास के ख्वाबों से मिला दें तो एक बेहतर समाज बनता है। मेरा थिएटर उसी समाज की बात करता है जहां हमारे सबके जो ख्वाब हैं वो आपस में मिलकर एक काम करें। मेरे सपने हैं और आपके सपने हैं, एक बेहतर दुनिया के सपने हैं, एक अच्छे हिंदुस्तान के, एक अच्छे दुनिया के सपने हैं। तो मेरा थिएटर समाज के उन सवालों को उठाता है जो बेहतर सपनों में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो भी दिक्कतें पैदा करते हैं, सारे सवाल मेरे थिएटर उठाता है। मेरा जो शुरुआत थी, मैं जैसे मेरे पिताजी का सपना था, उन्होंने मुझे इंजीनियर बनाया, लेकिन मेरा सपना नहीं था इंजीनियर बनना, मैंने छोड़ दिया। मुझे पत्रकार बनना था, पत्रकार बना, पत्रकारिता 4 साल की वो छोड़ दी। उसके बाद टेलीविजन में थोड़ा हाथ अपनाया, कुछ फिल्में बनाई, वो छोड़ दिया और बाद में मैं वापस जो है थिएटर में आया। तो मेरी जो यात्रा है पूरी जो है अपनी मर्जी से अपने सपनों की यात्रा है। आज मेरी यात्रा अपने सपनों की यात्रा है, जो मैं सोचता हूँ वो करता हूँ। लेकिन पहले मेरे सपने सिर्फ अपने तक थे, लेकिन बाद में वो सपने आसपास भी जुड़े, अपने परिवार से जुड़े, अपने मोहल्ले से जुड़े और फिर जो समाज से जुड़ गए। जब मैंने होश संभाला तो मैंने पाया कि मैं बाकी बच्चों की तरह नहीं हूँ। जैसे बाकी बच्चे बोलते हैं मेरे क्लास में, वैसे मैं नहीं बोल पाता हूँ। मेरी स्पीच में दिक्कत थी और उसका असर मुझे क्लास में हुआ। जब भी फंक्शन होते थे मुझे बोलने नहीं दिया जाता था और अंत में जो या कुछ बच्चे मजाक करते थे। 5वीं क्लास में याद है कि टीचर्स डे पे मैं खड़ा हुआ और मेरा प्यारा अध्यापक, मैं कविता पढ़ने के लिए हुआ तो बच्चा पूरा स्कूल हंस रहा था। और उसके बाद मैंने जो है 7वीं क्लास तक कुछ नहीं बोला। 7वीं क्लास में जाने के बाद जब एक दिन क्लास में जो टीचर ने मुझे पढ़ने के लिए खड़ा किया, मैंने पढ़ना शुरू किया। उसने कहा बैठ जाइए। क्यों बैठ जाइए? क्योंकि आप बोल नहीं पाते हैं, आप पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी क्लास से बाहर निकाल दिया। मैंने क्लास के बाहर शोर मचाया और अंततः उसने थप्पड़ मारा, जैसे स्कूलों में करते थे। तो अंततः जो वहाँ पर उन्होंने शोर मचाने के बाद उसने दरवाजा बंद कर लिया। प्रिंसिपल से बात गई, आप पिटाई हुई, सब कुछ हुआ। अंततः मेरे पेरेंट्स आए स्कूल में, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्टिव थे और अंततः जो उस टीचर को मुझे क्लास में पढ़ने की परमिशन देनी पड़ी। लेकिन वहाँ मुझे जाकर पता लगा, मुझे 7वीं क्लास में जाकर पता लगा कि जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, किसी बात के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, आपकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदली और मैंने अपनी जो मेरी कमी थी शब्दों की, मैंने दूसरों को सुनना शुरू किया। जब मैंने सुनना शुरू किया और समझना शुरू किया, दूसरे होठों को देखना शुरू किया वो कैसे शब्दों को बोलता है, तो वो मैं आज तक करता हूँ। मैं अपने एक्टर्स को सबसे पहले कहता हूँ कि आप सुनना शुरू कीजिए, आप जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। हम सब सुनते हैं, लेकिन क्या सच में हम सुनते हैं? हम सुनने की सब लोग हमारे, लेकिन जब तक हम सुनेंगे नहीं, अपने आप को नहीं सुनते, हम दूसरे को क्या सुनेंगे? तो मेरा जो थिएटर है, मेरे मैं से शुरू होता है कि अगर मैं अच्छा हूं, मैं एक बेहतर इंसान हूं, तो अपने आसपास जो बेहतर कर सकता हूं, वो कोशिश जो है मेरा थिएटर कर रहा है। जब मैं इंजीनियरिंग छोड़ा मैंने, तो इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद जो है सब तरफ से विरोध हुआ और चूंकि बीच में छोड़ा था, कहीं काम भी नहीं कर सकता था, तो एक कारखाने मैंने काम शुरू किया 325 रुपए पर। मैं देखना चाहता जिंदगी को और वहां मैंने एक स्टोर कीपर के साइकिल में काम शुरू किया। वहां पर जाकर मैंने जिंदगी को असली मायने देखा, किस तरह से हमारा सोसाइटी है। अगर वहां नहीं जाता मैं, मेरे पिताजी के अध्यापक है, तो उन्होंने जो मुझे जिस तरह शिक्षा दी थी वो वहां आगे बढ़ी और अंततः वहां जिंदगी को देखा। 3 महीने के बाद मेरे छोड़ने के बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए और सोसाइटी में काम करना शुरू किया। मैं मजदूरों के बीच में काम करता था, उनके बच्चों के साथ काम करता था और अंततः मैंने ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मैं पत्रकारिता के अंदर आ गया। मैं नवाडा के साथ रहा, लेकिन मुझे अंततः लगा कि मेरा रास्ता ये नहीं है। थिएटर में करता था, शौकिया करता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ और भी है। तो पत्रकारिता छोड़ के मैं फिल्मों में चला गया, पीटीआई टीवी के साथ काम किया, लेकिन वहां भी 2 साल काम करने के बाद मुझे लगा कि ये भी मेरा रास्ता नहीं है। तो मैं अपने आप को ढूंढ रहा था। तो अपने जो एक्सप्रेशन के जो तरीके हैं वो ढूंढते ढूंढते अंततः मैं थिएटर में आया
और नुक्कड़ नाटकों से मेरी शुरुआत थी, और जो मैंने कॉलेजों में किया, स्कूलों में किया, बच्चों के साथ किया, वो मैं मेन स्ट्रीम थिएटर में जब आया तो मैंने अस्मिता थिएटर ग्रुप बनाया 93 में। मेरी कोई थिएटर में ट्रेनिंग नहीं है, मैंने जो कुछ भी सीखा अपने बड़ों से, जो डायरेक्टर्स काम करे उनको देखते हुए सीखा, और शायद ट्रेनिंग में होने का मुझे फायदा है। कई बार ट्रेनिंग जो है आपको जो है सिर्फ प्रोफेशनल बना देती है, और प्रोफेशनल से आगे कॉमर्शियल बना देती है। आप जो है बहुत आसपास के सवाल नहीं देख पाते हैं। तो थिएटर में जब आया तो मेरे पास कोई थिएटर ग्रुप नहीं था, कुछ नहीं था, ट्रेंड एक्टर नहीं थे, तो कुछ दोस्तों को इकट्ठा कर मैं थिएटर करना शुरू किया। पहला नाटक किया हेशम सानी, जिनका तमस है आप जानते होंगे, तो उनका नाटक था, हानुश नाटक था, किया, और पहले शो के अंदर जो है सर पे ओले पड़ गए। एक मेन एक्टर जो था उस नाटक में, हानुश जो कर रहा था, उसने कहा कि आप पैसे दीजिए, मैं नहीं करूंगा। वो एक ट्रेंड एक्टर था, नेशनल स्कूल ड्रामा का एक्टर था, तो उसको पैसे चाहिए थे, जबकि हमने ग्रुप कलेक्टिव वर्क था हमारा। तो वहां से हमने स्क्रिप्ट लेकर 5 शो किए, उसके नाटक होना चाहिए, हमने 5 शो किए। लेकिन वहां से एक सबक मुझे मिला कि आप अपने एक्टर पैदा कीजिए। अगर आप अपने एक्टर, अपने ट्रेंड एक्टर पैदा नहीं कर सकते तो आप जो है शायद आगे बहुत दूर नहीं जा सकते हैं। मैंने नए लोगों को लेना शुरू किया, एकदम जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे, जैसे मैं थिएटर नहीं जानता था वो थिएटर नहीं जानते थे, उनको अपने तरीके से मैंने ट्रेन करना शुरू किया। और ट्रेनिंग करते करते अपना मेरा एक थिएटर बनता चला गया और विस्तार होता चला गया। आज चूंकि मुझे एक समय में जब मैं थिएटर में आना चाहता था, इंजीनियरिंग से पहले, मुझे रिजेक्शन मिला था। मैं जब थिएटर के लिए गया, थिएटर ट्रेनिंग एक कोर्स में मैंने एडमिशन के लिए गया, तो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया कि आप क्या रिजेक्ट करोगे। वहां से मैंने सीखा कि मुझे कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति, आप में से ही बैठा हो कोई व्यक्ति, दुनिया का हर आदमी थिएटर कर सकता है, कोई भी आदमी किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। अगर मैं थिएटर कर सकता हूं, कुछ भी हो सकता है। तो ये सोच मैं किसी को रिजेक्ट नहीं करता। कोई भी मेरे पास आता है और आइए काम कीजिए, और आप उसको प्रोफेशन बनाइए या उसको शौक बनाइए या अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप आइए एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने साथ। तो हर एक के लिए मेरे थिएटर मौका है। अब लगभग 20 सालों में लगभग 6000 के आसपास स्टूडेंट्स में ट्रेन कर चुका हूं, और वो सब एक्टर बन गए ऐसा नहीं है। उसमें 100-150 एक्टर होंगे जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जहां भी हैं, जिंदगी में थिएटर का मतलब है कि थिएटर जिंदगी को बदलता है, नजरिया बदलता है। और मैं सोशली पॉलिटिकली थिएटर क्यों करता हूं, ये सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है। मेरी अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें, सवालात हुए, बहुत सारी ऐसी मैंने जो है गलत चीजें देखी, जो अपने परिवार से लेकर समाज में देखी, अपमान सहा, और मतलब डोमेस्टिक, मेरी अपनी बहन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात मेरे आसपास जुड़े हुए थे, और पिताजी को भी देखा कि उनके साथ भी समाज में क्या होता था, किस तरह की चीजें। तो यहां भी मैंने देखा कि जो चाहे कम्युनल वायलेंस है, चाहे जाति वाला इशू है, चाहे फीडल इशू है, चाहे जो तमाम सवालात हैं, अपनी जिंदगी में खुद मैंने देखे, तो मुझे लगा मुझे इसके बारे में बोलना चाहिए। और जब मैंने थिएटर शुरू किया, कि अपनी मर्जी से मैं थिएटर में आया, तो मैं वही सवाल उठाए मैंने, और आज भी वो सवाल उठाता हूँ, और उसी तरह का थिएटर मैं आज भी कर रहा हूँ। मेरा पूरा थिएटर जो है हमारे समाज में जो सवालात हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वो जाति का सवाल है, जैसे कोर्ट मार्शल मैंने नाटक किया, वो जाति के सवाल से जुड़ा हुआ था। महेश दत्तानी का नाटक है फाइनल सोल्यूशन, और 30 डेज सितंबर जो चाइल्ड अब्यूज के ऊपर है उसको किया। बिटर चॉकलेट जो है चाइल्ड अब्यूज पर नाटक है। अभी जो लेटेस्ट मेरा नाटक है, जो मैंने कल ही बंबई में शो था उसका, वो था द लास्ट सैल्यूट। ये अल-मुंज़र ज़ैदी की कहानी पर आधारित है। वो व्यक्ति जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी पर जूता फेंका था, बुश के ऊपर जूता फेंका था उसने, सिर्फ बताने के लिए कि इराक के अंदर क्या हो रहा है, कि इराक से बाहर नहीं आ रही थी। अल-मुंज़र ज़ैदी भी थे। तो ये हिंदुस्तान ही है जहां पर हम इस तरह का नाटक कर सकते हैं। अपने पड़ोसी मुल्क में शायद हम नहीं कर सकते। तो ये हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत भी है, और हमारी ताकत भी है कि तमाम तरह के नाटक हम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि विरोध नहीं होता, मेरे बहुत सारे नाटक जो है उस पर सवाल उठते हैं। प्रतिबंधित हुआ एक नाटक मेरा, और हम जो है सोसाइटी के साथ नाटक को जोड़कर देखते हैं। एक्टर ट्रेनिंग करते हैं, उनको जो सोशल पॉलिटिकल इशू से ट्रेन करते हैं। और ये मेरा मानना है कि जब तक जो हम सवालों से नहीं जुड़ेंगे, आसपास के सवालों से नहीं जुड़ेंगे, हम जो है एक बेहतर इंसान नहीं हो सकते, एक्टर तो बन ही नहीं सकते। तो एक अच्छे एक्टर के लिए जरूरी है सोशली पॉलिटिकल वो जाने। जब मेरे पास जो एक्टर आते हैं, मेरे टीम में जो है 5 MBA हैं, और उनमें से एक बार सवाल पूछा मैंने कि आप बताइए हिंदुस्तान के 3 प्रेसिडेंट का नाम बताइए। तो उसमें पहला नाम बताया गया राजेंद्र पटेल, दूसरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा नाम सोनिया गांधी। तो हम समाज से जुड़े हुए हैं। जब मैंने पिछले साल एक नाटक नया किया,
उनके संवादों पर आधारित है। तो मैंने टीम में 45 लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि अंबेडकर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे या तीसरे प्रेसिडेंट। उसमें से 15 लोगों ने जो है बोला कि तीसरे प्रेसिडेंट थे, कुछ ने बोला कि वो प्रधानमंत्री थे। सिर्फ 5 लोग थे 45 लोगों में जिनको पता था कि भीमराव अंबेडकर क्या है। तो ये हमारा जो है पूरा पूरा शिक्षा का रिजल्ट है, और हमारे पूरे हम सोसाइटी से कटे हुए हैं, हमें नहीं पता क्या है। तो ये थिएटर काम करता है, और मुझे लगता है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, अपने से बाहर निकलने की जरूरत है। हम लोग अपने से बाहर नहीं निकलते हैं, मेरा थिएटर अपने से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अभी जैसे पिछले, मैं नुक्कड़ नाटक बहुत सारे करता हूँ। नुक्कड़ नाटक जो है सीधे सीधे बात होती है, जैसे मैं आपसे आंखें मिला रहा हूँ ऐसे बात होती है, सीधे सवाल होते हैं, और जो सच्चाई है डायरेक्ट बात होती है। पहले मेरा थिएटर एक्सप्रेशन का थिएटर था, फिर मेरा थिएटर जो कम्युनिकेशन का थिएटर हुआ, फिर मेरा थिएटर अब प्रोटेस्ट का थिएटर है। मेरा थिएटर जो है तमाम चीजों को मिला हुआ है, जो भी आसपास हो रहा है उसको आप खड़े कीजिए। जैसे दिल्ली में मैं थिएटर करता हूँ, दिल्ली में मजदूरों को जो है 4 लाख मजदूरों को जब विस्थापित किया गया, कारखाने बंद किए गए वहां से, बड़े बड़े कारखाने, तो उन मजदूरों के साथ मेरा थिएटर जुड़ा। हम लोग 2 साल उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिला लड़ाई की। उसके बाद दिल्ली के अंदर जब ईव घटनाएं बढ़ी बहुत सारी, उसमें हमने थिएटर किया, दस्तर नाटक किया। और इस तरह का हमारा थिएटर अपने समाज के साथ, रोजाना के समाज के साथ जुड़ा हुआ है, जो हम दिल्ली में करते हैं और आसपास की सोसाइटी में करते हैं। पिछले दिनों हिंदुस्तान में करप्शन पर सवाल उठे, करप्शन को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। जब मैंने पहला नाटक किया था, मेरे ग्रुप अस्मिता थिएटर ग्रुप के एक्ट्रेस ने किया था, सिर्फ जो उसमें 80 लोग थे जो नाटक देख रहे थे। और सुबह मुझसे किसी ने सवाल किया था किस तरह से पूरा नाटक, ये आंदोलन बड़ा हुआ। ये आंदोलन जो है जमीन से जुड़कर बड़ा हुआ, लोगों के साथ जुड़कर बड़ा हुआ। जब 80 लोग तो पूछ रहे थे कि अन्ना हजारे कौन है, हमें बताना पड़ रहा था। लेकिन उसके बाद उसी नाटक में 2500 लोग थे, उसी नाटक के अंदर इंडिया गेट पर 25,000 लोग थे। तो ये जो नाटक का जो विस्तार होता है, लोगों से कम्युनिकेशन होता है। और मैं भी विश्लेषण भी कर रहा था उसी साथी के साथ कि ये आंदोलन अभी जिस स्थिति में आ गया वो क्यों हुआ, कि जब हम जमीन से कट जाते हैं, हम जो है सिर्फ जो है इश्यू से बड़े हो जाते हैं, और हम जो है टेलीविजन के नेता बन जाते हैं, तब जनता से कट जाते हैं। तो ये जो पूरा विश्लेषण है हर चीज का, हम अगर किसी भी क्षेत्र में अगर हम जमीन से जुड़े होंगे, अपनी सोसाइटी से जुड़े होंगे, तो आप जो है चाहे मार्केटिंग हो या कुछ हो वो कर सकते हो। एक और बहुत सवाल जो है सबसे बड़ा है कि हिंदुस्तान में थिएटर का भविष्य क्या है, जो आगे की बात है। अब क्या हिंदुस्तान में युवा बहुत थिएटर में आ रहे हैं, पिछले 10 सालों में बहुत युवा थिएटर में आया, बहुत पैशन के साथ थिएटर में आया, बहुत हिम्मत के साथ थिएटर में आया, और उसमें भविष्य बनाने के थिएटर में आया। लेकिन और वो कर भी रहा, लेकिन क्या थिएटर को दे पा रहा है? थिएटर में क्या रोजगार है? क्या रोजगार के जितने अवसर होने चाहिए उतने हैं क्या? शायद नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारी जो कल्चर पॉलिसी है। हमारे हिंदुस्तान में 64 सालों के बाद भी हमारे पास कोई कल्चर पॉलिसी नहीं है, और ले देकर ट्रेनिंग के नाम पर एक नेशनल स्कूल ड्रामा है जिसमें 20 स्टूडेंट आते हैं, जिन्हें 20 स्टूडेंट के ऊपर करोड़ रुपए खर्च होता है। तो यहां पर अकाउंटेबिलिटी जो है ऑडियंस के प्रति, जनता के प्रति, टैक्स पेयर के प्रति बिल्कुल नहीं है। हम इतने सारे IIT है, इतने सारे हमारे जो मैनेजमेंट कॉलेज है, लेकिन एक ही स्कूल क्यों हमारे पास है? और उसके बाद जो है पूरा का पूरा थिएटर, कुछ लोगों छोड़ दीजिए, पूरा पूरा सरकारी ग्रांट पर चल रहा है, मतलब सरकारी खैरात पर चल रहा है। जब आप भीख के बल पर थिएटर चलाएंगे, आप उसे रोजगार कहां पा सकते हैं? उसमें आप क्या ढूंढेंगे? आप जो सामने दर्शक बैठा है उसके प्रति जवाबदेही आपकी नहीं है। आप जो है 80 लाख का नाटक करते हैं, आप 8 लाख का नाटक करते हैं, आप लाखों में नाटक करते हैं, और आप उसके से टिकट कितना बिकता है? आप जो आप आधे 5 बार दे दें। तो अकाउंटेबिलिटी जो है जब तक हमारी नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। मेरा मानना है जब तक हम इनसिक्योर नहीं होंगे तब तक सिक्योर, इनसिक्योर होने का मतलब है तभी सिक्योरिटी आएगी। मैं बिल्कुल सिक्योर हूं, मुझे नहीं पता अगले महीने अपने दोनों बेटियों की फीस में कहां से दूंगा, लेकिन मैं सिक्योर हूं कि मुझे पता है कि मैं कहीं ना कहीं से कर लूंगा। तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे वर्कशॉप करनी पड़ेगी, मुझे काम करना पड़ेगा, लोगों तक जाना पड़ेगा, जो मैंने काम किया उसका मुझे जो है रिजल्ट मिलेगा। मैं कभी जो है किसी के पास स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं जाता, मैं अपने दर्शक पर निर्भर करता हूं। मेरे दर्शक जो 70% जो मेरे खर्चे का ऑडियंस से आता है, और 30% जो बाकी है उसके लिए मैं कॉलेज वर्कशॉप करता हूँ, नाटक करता हूँ, और अलग अलग जगह जो है लोग जाते हैं, परफॉर्मेंसेस के फीस लेते हैं, और उससे आप खर्चा निकालते हैं। तो जब आप सिक्योर हो जाएंगे, सरकार आप किसी को भी 5 लाख रुपए दे रही है, 10 लाख रुपए ग्रांट दे रही है, तो आप बताइए वो क्या मेहनत करेगा? क्या वो नहीं करेगा। और इसी वजह से हमारे क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में कभी अभी रोजगार नहीं है, क्योंकि हम जो है हमेशा जो है सिक्योरिटी की बात करते हैं, या हम जो है ग्रांट की बात करते हैं। तो खैरात पर कोई थिएटर नहीं चल सकता है। तो थिएटर चलाने के लिए जरूरी है कि जिस तरह का थिएटर का मॉडल हम लोग बना रहे हैं,
जो अस्मिता थिएटर जिस तरह का मॉडल बना रहा है, सीधे दर्शकों के साथ हमारे जो ग्राहक है, हमारा जो कस्टमर है, हम उसके साथ एकदम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। हमें किस बीच में हमारी मार्केटिंग हमारा कस्टमर है, हमारी ईमानदारी हमारा काम है, उससे जुड़े हुए सवालात हैं जो रोजाना उसकी जिंदगी में घटते हैं, वो सवालात हमारे हैं, तो हम सीधे कस्टमर से जुड़े हुए हैं और ये हमारी मार्केटिंग है। आगे आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि और ज्यादा जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है। हम आगे नौजवानों कैसे लें और कैसे उसको आगे लेकर बढ़ें, और थिएटर एजुकेशन बहुत जरूरत है कि हम स्कूलों से थिएटर की कोर्सेज शुरू करें, ताकि आगे जाकर थिएटर का मतलब जो है बनना नहीं, उसका मतलब एक अच्छा इंसान बनना है, उसकी कोशिश हो। वो हमारे यहाँ अभी प्लानिंग की बहुत कम है, भविष्य में हो सकता है कि वैसा हो, लेकिन अभी जो नौजवान थिएटर में काम कर रहे हैं, जब माइका का थिएटर काम कर रहा है, मैंने विजय तेंदुलकर नाटक देखा था, तो जो लगातार इस तरह काम हो रहा है या अलग अलग जो काम हो रहा है, वो बहुत मददगार है और इसको बढ़ाने की जरूरत है। थिएटर का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि थिएटर ही ऐसी कला है जिसमें आप जो है उतने ही होते हैं जितने आप हैं। टेलीविजन के अंदर आप जितने बड़ा मैं हूं इतना सा हो जाऊंगा, और सिनेमा के अंदर मेरा इतनी सी आंखें जो है वो जो है बहुत बड़ी हो जाएंगी। ये सिर्फ थिएटर है, जो मैं हूं वैसे रहेगा। इसलिए थिएटर समाज का आईना है और बहुत जरूरत है समाज को, सरकार को, सब लोगों को इसके बारे में सोचने की और ढंग से प्लानिंग करने की। और खैरात पे थिएटर नहीं चल सकता है, अगर हमें नौजवान को करना है तो शायद हमें जो है और योजनाएं बनानी पड़ेंगी और ज्यादा बेहतर काम करना पड़ेगा, सोसाइटी के साथ और थिएटर को जोड़ना पड़ेगा।